आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सत्र के सुचारू और सार्थक रहने की उम्मीद जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट सुख, शांति और समृद्धि भरा रहेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री खुश और हल्के अंदाज में दिखाई दिए। यही नहीं, सत्र के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष नेता प्रेम कुमार धूमल को साथ लेकर ही पहुंचे और दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान, बागवान, कर्मचारी और हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने सत्र में कुल 21 बैठकें होने की बात करते हुए सभी दिनों में सार्थक चर्चा होने की उम्मीद जताई है। साथ ही हल्के अंदाज में प्रतिपक्ष नेता की तरफ इशारा करते हुए सत्र की सफलता विपक्ष पर निर्भर बताया। सर, 21 सीटिंग्स होनी है पूरे सेशन में। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन दिस? हम तो चाहते हैं कि जितनी सीटिंग्स हैं निर्धारित है इतनी हो, और जनता को क्या वो इस बात पर निर्भर करता है कि धूमल साहब का क्या रवैया रहेगा। सर, मैं पहले बोल दूंगा तो होगा कि बजट हैज बीन एक्सपोज्ड। ये उनकी बजट में क्या है उसी दिन मालूम होगा जबकि बजट पेश किया जाएगा, मगर वो जनता के प्रति होगा और जितने हमारे कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, उनको ध्यान में रखा जाएगा। विकास को और गति देने के लिए कदम उठाए जाएंगे और प्रदेश के अंदर सुख, शांति और समृद्धि हो उसके लिए प्रयास किया जाएगा। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने बजट पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचते हुए बजट आने पर ही किसी तरह की प्रतिक्रिया देने की बात रखी। राज्यपाल महोदय ने आज पहला सत्र था संबोधित किया है। परसों से इस पर चर्चा शुरू होगी और पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बात रखेंगे, उसमें बातें आएंगी। वहाँ पे जो अभी तो भाषण हमने पढ़ा ही नहीं, सुना है। सुनी हुई बातों पर कमेंट करना शायद उचित नहीं रहेगा। नागरिक अधिकार मंच के बैनर तले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला हमीरपुर की इकाई ने केरल में मार्क्सवादी सरकार के संरक्षण में राष्ट्रवादी नागरिकों की हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में आरएसएस, एबीवीपी और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को खत्म करने की मांग उठाई। गुलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम, भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। नागरिक अधिकार मंच का कहना है कि माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा संघ के 52 वर्षीय स्वयंसेवक संतोष कुमार की 18 जनवरी 2017 को देर रात उनकी झोंपड़ी में घुसकर तेज धार हथियार से हत्या कर दी गई थी। वहीं एक अन्य स्वयंसेवक पर भी हमला किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि केरल सरकार के सत्तासीन होने के बाद केरल में पंजीकृत राजनीतिक हिंसा के मामले 500 से अधिक हैं, जिनमें से अधिकतर वारदातें मुख्यमंत्री के गृह जिला कन्नूर की हैं। कार्यकर्ताओं ने नागरिक अधिकार मंच के सहयोग से इस तरह की घटनाओं के कड़े शब्दों में निंदा की है। वहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से सचेत रहने की भी अपील की है। कि शब्द शब्द छंद छंद देश प्रेम से भरा हो, काव्य पाठ ऐसा ही सुनाना चाहता हूँ मैं, और देश के महान बलिदानियों के जीवन का पुण्य गीत आज यहाँ गाना चाहता हूँ मैं। कि उग्रवादियों का दंश झेले रही जनता की सोई हुई चेतना जगाना चाहता हूँ मैं, और देश में पनप रहे देश के विरोधियों को टूट टूट करके मिटाना चाहता हूँ मैं। कि
देश में पनप रहे देश के विरोधियों को टूट टूट करके मिटाना चाहता हूं मैं। और क्या चाहता है कभी, और क्या चाहता हूं मैं कि देश के हमारे पुण्य संस्कृति बताने वाला वंदे मातरम का तराना चाहता हूं मैं। कि देश के हमारे पुण्य संस्कृति बताने वाला वंदे मातरम का तराना चाहता हूं मैं। कि खंड खंड हो चुका अखंड देश ये हमारा, इसको ही फिर से सजाना चाहता हूं मैं। इस विरोध प्रदर्शन में आरएसएस, एबीवीपी और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को खत्म करने की मांग भी उठाई। मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक राज्य के अंदर जहां जिनकी सरकार है, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए उन लोगों की हत्याएं करवा रही है जो लोग भारत के विकास की बात करते हैं, भारत के उत्थान की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। साथियों, पूर्व में वक्ताओं ने रखा अपना विचार कि किस तरह 100 साल पहले जो विचार जिसका डंका पूरे विश्व के अंदर गूंजता था, आज क्यों उसको अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए सत्ता को हथियार बनाकर उन मासूम लोगों पर अत्याचार करना पड़ रहा है जिनका गुनाह केवल इतना है कि वो भारत की जय करते हैं, भारतीय की जय करते हैं, राष्ट्रवाद की जय करते हैं। साथियों, इनकी पीड़ा समझ आती है। इनकी पीड़ा केवल इतनी है कि जिन मजदूरों के नाम पर, जिन गरीबों के नाम पर, जिन किसानों के नाम पर, जिन बागवानों के नाम पर वामपंथियों की दुकान पिछले कितने वर्षों से चलती आ रही थी, वो दुकान लगभग बंद होने वाली। भाजपा नेता राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर बेरोजगारी भत्ते पर सरकार और संगठन में घमासान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी वर्ष में दोबारा जनता को साजिश के जरिए गुमराह करने के आरोप भी लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावी वर्ष में विपक्षी पार्टी भाजपा ने रणनीति के तहत घेरना शुरू कर दिया है। हाल ही में प्रदेश सरकार में बेरोजगारी भत्ते पर शुरू विवाद पर सरकार विपक्ष के साथ साथ अपने ही लोगों की शिकायत का भी सामना कर रही है। ऐसे में विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है और सरकार पर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को ठगने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का तर्क है कि बेरोजगारी भत्ता समस्या का स्थायी हल नहीं है, जबकि सरकार युवाओं को कौशल विकास भत्ते और प्रशिक्षण के जरिए इसका स्थायी समाधान करने की दिशा में प्रयास शुरू किए गए हैं। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के बीच में एक फ्रेंडली मैच चला हुआ है और ये जो हाई लेवल ड्रामा है, ये हिमाचल प्रदेश के 12 लाख बेरोजगारों को जो इन्होंने 2012 में ठगा था और उनको बेरोजगारी भत्ता देने का एक घोषणा पत्र में वायदा करके वोट बटोरे थे, आज दोबारा से चुनाव आने की सूरत में ये उसी काम के ऊपर लगा। ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये 4.5 साल तक और सरकार का मजा लेते रहे। अब चुनाव आ गया, अब सरकार के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की लाइव प्रसारण से निगरानी रखने का फैसला लिया है। पूरी तैयारी को अंजाम दे दिया गया है। बोर्ड ने इस व्यवस्था को फिलहाल चुनिंदा केंद्रों पर ही लागू किया है। जानकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को एक साथ लागू करना संभव नहीं था, लेकिन चरणबद्ध तरीके से इसे करने की गुंजाइश है। स्वाभाविक है, नकल पर नकेल कसने की कवायद का ही यह कदम हिस्सा है। बोर्ड मुख्यालयों में निगरानी कक्ष स्थापित हुआ है। इस कक्ष में उन परीक्षा केंद्रों की सर्विलेंस की जाएगी जो तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों की जद में होंगे। बोर्ड ने निगरानी कक्ष में उप सचिव स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। इस कक्ष में 20 कंप्यूटर लगाए गए हैं जिन पर परीक्षा केंद्रों पर लाइव प्रसारण देखा जा सकता है। बोर्ड के मुताबिक सैटेलाइट सिस्टम रिपोर्टिंग प्रणाली के तहत निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा केंद्र में कोई भी अनुचित गतिविधि पाई जाती है तो तुरंत ही निगरानी कक्ष में इसकी जानकारी अधीक्षक को दी जाएगी। इस व्यवस्था के लिए बोर्ड ने हाई रेजोल्यूशन डिजिटल कैमरों को परीक्षा केंद्रों में स्थापित किया है। निगरानी कक्ष के अलावा भी बोर्ड ने उड़न दस्ते गठित किए हैं।
परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए बोर्ड मुख्यालय में परीक्षा संबंधी जानकारी एवं मार्गदर्शन स्थापित करने के लिए अलग से कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। यह केंद्र भी 2 मार्च 2017 को प्रातः 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक पूरी परीक्षा की अवधि में काम करता रहेगा। बोर्ड के मुताबिक परीक्षा से संबंधित कोई भी गोपनीय व महत्वपूर्ण जानकारी भी मार्गदर्शक केंद्र में उपलब्ध करवाई जा सकती है, जिसे गोपनीय रखा जाएगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल को रोकना ही पहला मकसद है। परीक्षा केंद्रों में तैनात स्टाफ की कार्यशैली भी सामने आएगी। परीक्षा में हिस्सा ले रहे छात्रों को भी सीसीटीवी कैमरों का डर रहेगा। बोर्ड का आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ सराहनीय कदम रिकॉर्ड में दर्ज हो सकता है। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए अपने लोकप्रिय चैनल पोलस्टार टीवी के साथ।